व्यापार मंडल पे एकाधिकार समझ लीजिए कि उन लोगों का था और वो किसानों के हितों की बातों को नज़रअंदाज करते थे। पावर जदयू हो लोजपा हो, वो उन लोगों का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई योगदान ही नहीं है, तो कैसे वो खदेन बाबू के पदचिन्हों पे चलेंगे। इस सालों में मैंने नहीं देखा है कि उनकी प्रतिमा पे कोई नेता पुष्प अर्पित करने जाए, तो कहाँ से वो खदेन बाबू के पदचिन्हों पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले उनको सम्मान ही नहीं देंगे तो चलेंगे कहाँ से। शांत उलट इस बात को कह रहे हैं कि हम समाज के उस 100 चुनिंदा लोगों को बाहर लाएंगे जो हैं तो दलित समाज से, मगर उस दलित समाज में भी काबिल व्यक्ति है और उस काबिल व्यक्ति में से एक व्यक्ति को मैंने चुन के ला के दलित समाज से मैंने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो बिहार का युवा 60 से 70% बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में भाग ही नहीं ले पा रहा है और एक षड्यंत्र है। मैं इसको षड्यंत्र कहता हूँ, क्योंकि जब वो लोग भाग लेने लगेंगे इन लोगों का सारे का दुकान बंद हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं निशांत। आज हमारे स्टूडियो में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है कुमार गुड्डू, जो व्यवसायिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ जनसुराजी भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर तकरीबन 25 वर्षों का लंबा अनुभव है। आज हम स्वागत करते हैं कुमार गुड्डू जी का। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते। इम्पैक्ट कॉलेज के लाइव चैनल पे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल, विक्रम की धरती एक अलग धरती रही है सर, उसको आप वहाँ पर 2006 में व्यापार मंडल की चुनाव आपके पिताजी लड़ते हैं और आपकी मेहनत की बदौलत वो चुनाव जीतते हैं। तो उस समय आपका अनुभव क्या था, क्योंकि आप तकरीबन छात्र ही हुआ करते थे उस समय? नहीं, मैं उस समय व्यवसाय में आ गया था, क्योंकि मैं अपने जीवन में पढ़ाई को बहुत कम समय में ही समाप्त करके मैं व्यवसाय में आ गया था। मेरे पिताजी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, स्वर्गीय अरविंद कुमार सिंह, और लोगों के कहने पे वे कभी राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े, मगर हमारे गांव ग्रामीण के कहने पे उन्होंने व्यापार मंडल का चुनाव लड़ना वाजिब समझा, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे जो पिछले 40 वर्षों से एक ही परिवार, एक ही लोगों का अधिकार था, जमा हुआ था, उसको हटाने के लिए और किसानों की समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए उन्होंने संकल्प लिया चुनाव लड़ने का और उन्होंने जीत भी हासिल किया। पूरे गांव समाज के लोग मिलकर उनको मदद की। हम लोग भी छात्र थे, हमारे भी दोस्त यार मिलके उस चीज़ को मैंने बखूबी बढ़िया से किया। वो मेरा पहला अनुभव था चुनाव का और मुझे आज भी याद है और बहुत गरिमापूर्ण तरीके से कह सकता हूँ कि वो एक मेरे जीवन का सबक वाला समय था, जिसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कैसे आदमी जीता है और कैसे उसको हैंडल करना होता है, वहाँ से मुझे शिक्षा प्राप्त हुआ। ऐसा भी एक माना जाता था कि वह जो परिवार जिससे आपके पिताजी चुनाव जीत कर आए, वो पिछले 40 वर्षों से काबिज था। यस, वो व्यापार मंडल पे एकाधिकार समझ लीजिए कि उन लोगों का था और वो किसानों के हितों की बातों को नज़रअंदाज करते थे। और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे किसान थे। गांव के लोग आए और कहे कि ये जो व्यापार मंडल में चल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उनको पराजित किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि विक्रम की राजनीतिक हत्या हुई है? सचमुच हुई है, क्योंकि खदेरन बाबू के 1974 के मरने के बाद वहाँ पे बाहरी लोगों को ले जाकर पार्टियों ने चुनाव लड़ाने का शुरुआत किया, जिसमें से 4-5 लोगों को चुनाव लड़ाया गया। मतलब कि विक्रम के नेतृत्व को वहाँ दमित किया गया। आप किसी भी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों का देख लीजिए, जो 2-3 पार्टियां मुख्तः विक्रम में लड़ती है, उनके कार्यकर्ताओं को जो नेता बनने लायक थे उनको पीछे करके बाहर के लोगों को आयातित करके चुनाव लड़ाया गया। किसी तरह से चुनाव जीतने की चेष्टा हुई पार्टियों द्वारा, मगर वहाँ के नेतृत्व के उभार के लिए पार्टियों ने कभी कोई योगदान नहीं दिया। ये एकदम विक्रम की राजनीति की हत्या है और इससे मैं लोगों को अब जागृत कर रहा हूँ कि विक्रम के अपने उद्देश्यों के लिए उसे अपना नेता बनाना पड़ेगा, समाज को जागृत होना पड़ेगा और अपने नेता को खड़ा करना पड़ेगा। एक मैं वाकया का जिक्र करना चाहूँगा।
2006 या 7 का वो शायद होगा, अगर मैं गलत हूँगा तो उसको सही कीजिएगा। उस समय आपका एक ऐसे जिला परिषद प्रत्याशी के साथ नाम जोड़ा गया था जो दलित समुदाय से आते थे। तो वो वाक़या क्या था और क्यों इस पे लोगों ने आपकी तारीफ़ की, वाहवाही की थी? ये 2006 के शायद दूसरा बार जो पंचायती राज का चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें हमारे क्षेत्र से उत्तरी भाग से जिला परिषद के लिए दलित कंस्टिट्यूंसी घोषित किया गया था। हमारे गांव के ही भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर ललन अम्बेडकर, वो चुनाव में हम ही लोगों के आग्रह करने पे खड़े हुए और उनको हम लोगों ने समाज में जोड़ते हुए उनके लिए वोट मांगा, उनके लिए बहुत तरह से कैंपेन किया और वो चुनाव भी हम लोग बहुत बढ़िया से जीते। बाद में जिला परिषद के फंड के अभाव में क्योंकि वो विरोधी गुट के साथ चले गए थे तो फंड नहीं मिला 5 साल, इसलिए जनता में थोड़ी नारुष्टि रहा कि ये कुछ काम नहीं किए। और लोगों के संपर्क में जब आपके पास फंड नहीं रहेगा तो लोगों से मिलना जुलना छोड़ दीजिएगा, तो दोनों तरह से हुआ। वो बाद में लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिए और फंड के अभाव में वो कुछ काम नहीं करा पाए, तो उनके प्रति लोगों की नाराजगी रही। मगर हम लोगों ने प्रथम प्रयास किया था चुनाव में जो जितवाया। अब सरकारी गतिविधियों और उनके व्यक्तिगत आचरणों से समाज में कुछ लोगों को इसके प्रति धक्का लगा था, उसके लिए मैं आज भी क्षमा मांगता हूँ। विक्रम विधानसभा खदेरन बाबू और कैलाशपति मिश्र दो ऐसे व्यक्तियों के लिए जाना जाता है। अगर बिहार में मैं बात करूं तो ऐसे क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती है, लेकिन विक्रम में क्या कोई ऐसे नेता आपको दिख रहे हैं जो खदेरन बाबू के पद चिन्हों पे चलते हुए नजर आए? आप देख लीजिए, विक्रम में तो आयातित नेताओं का वहाँ पे मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में योगदान है। जो लोग विक्रम के प्रखंड से या विक्रम के विधानसभा क्षेत्र से नेता आते हैं, किसी भी दल के, वो भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, लोजपा हो, वो उन लोगों का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई योगदान ही नहीं है, तो कैसे वो खदेरन बाबू के पदचिन्हों पे चलेंगे? तो ये घोर अभाव है। और न खदेरन बाबू वाला वो कालखंड है, न आज खदेरन बाबू जैसे व्यक्तित्व के लोग समाज के लिए समर्पित पैदा होते हैं। तो कहीं से भी उनके आचरण पे चलने वाले कोई नेता नहीं है। उनकी जयंती तक में लोग नहीं आता है, जयंती मनाता भी नहीं है। जो 20-30 साल से विक्रम की राजनीति करते हैं वो लोग उनके प्रतिमा पे 2 पुष्प अर्पित भी करने किसी भी वक्त 25-30 सालों में मैंने नहीं देखा है कि उनकी प्रतिमा पे कोई नेता पुष्प अर्पित करने जाए। तो कहाँ से वो खदेरन बाबू के पद चिन्हों पर चढ़ने का प्रयास करेंगे? पहले उनको सम्मान ही नहीं देंगे तो चलेंगे कहाँ से? घोर अभाव है। इसकी ज़रूरत है, लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है और समाज में अब जागरण हो रहा है। लोग खदेरन बाबू के बारे में नए युवक जानने शुरू किए हैं। जब पिछले बार से मैंने उनकी जयंती मनाना शुरू किया है। हमारे पुरोधा को इस तरह से ढक दिया गया है जैसे 50 साल में वो कुछ नहीं किए थे, ये जैसा एक व्यवस्था खड़ा कर दिया गया है। मगर आम जनता के सहयोग से और मैं अपने जानकारी से लोगों को ये बताते रहता हूँ कि खदेरन बाबू क्या थे, तो लोगों में अब जागृति बढ़ रही है। खदेरन बाबू के पद चिन्हों पर चढ़ने वाले नवयुवक अब जरूर आगे आएंगे और खदेरन बाबू की विरासत को संभालेंगे। विक्रम से एक और सवाल है मेरा, ये पार्ट 1 में हमारा ये जो था, तो विक्रम में महिलाओं और छात्राओं की जो परिस्थिति है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसका एक उपमा दे देता हूँ। राजनैतिक लोगों का जो पदधारक हैं और जो लोग किसी भी पद पे पहुँच भी गए हैं, मैं वार्ड से लेके मेयर से लेके मुखिया से लेके जो है सो कि विधायक, सांसद, सभी लोगों से के आचरण के बारे में कहना चाहता हूँ। आप विक्रम गए होंगे। विक्रम में महिलाओं के लिए एक ऐसा कोई भी प्रसाधन केंद्र, महिला प्रसाधन केंद्र नहीं अभी तक वो लोग बना पाए जो महिलाओं के प्रति समर्पित हो। आप समझिए, जो महिलाएं बाजार करने आती है, जो लड़कियां पढ़ने आती है, ये नेचर कॉल है और उसके लिए कोई पर्दा पानी का ढंग की व्यवस्था वो लोग नहीं करा पाए। तो महिलाओं और छात्रों और छात्राओं के लिए उनके प्रति सोच क्या है, ये प्रथम दृष्टि से आप समझ जाइए। न कोई उन्होंने पढ़ाई की बढ़िया व्यवस्था की, न स्वास्थ्य की बढ़िया व्यवस्था की। आज भी विक्रम में अगर प्रसूति के लिए जाना हो तो विक्रम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपको कहीं दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से आना पड़ेगा। तो
एक छोटी-छोटी बातें हैं जिस पे ध्यान नहीं है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इन चीज़ों पे तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं। एकदम शून्यता है, राजनैतिक शून्यता है। कहीं भी से भी महिलाओं को सम्मान के लिए किसी तरह का कार्य नहीं किया गया है, जो दिखा सके और बता सके कि महिलाओं के लिए मैंने किया है। अब बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की ओर। बिहार की राजनीति में पिछले 25-30 सालों में जो यहाँ की जनता है उस परिस्थिति से नाखुश है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किन इलेक्टोरल कारणों के वजह से फिर से सरकार तो वही आ जाती है? तो जनता नाखुश भी रहती है लेकिन सरकार फिर से रिपीट हो जाती है। निशांत भाई, ये क्वेश्चंस आपका इतना बढ़िया है कि मैं चाहता था कि कोई इस तरह का कोई प्रश्न करे। इतने दिनों में पहली बार आपने इस तरह के प्रश्न को पूछा है, इसके लिए पहले धन्यवाद आपको। मैंने जो समझा है अभी तक 2 साल में राजनीति की प्रक्रिया को, कि लोग 5 साल में 3 दिन छोड़ के उस नेता को, उस पार्टी को उसका समर्थन नहीं देते हैं, उनका मतलब अपशब्द ही कहते हैं, मगर फिर भी चुनाव होने पे उन पार्टियों को वोट कैसे दे देते हैं। जब मैंने इसका सर्वेक्षण करना शुरू किया तो मैंने देखा इसका भी 2 पार्ट है। एक पार्ट है पार्टियों का, जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को 3-4 चीज़ों पे अपने तरफ आकृष्ट करते हैं। एक बिहार में जाति फैक्टर बहुत है, दूसरा एक पार्टी धर्म का फैक्टर लाके खड़ा कर देता है, और तीसरा फैक्टर जो सरकारों द्वारा रिश्वत के तौर पे दिए जाने वाली योजनाएं हैं, उसका एक बड़ा चंक होता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे आप 5 किलो अनाज को ले लीजिए, आप जो है सो कि सम्मान निधि को ले लीजिए, आप जो है सो कि आयुष्मान कार्ड को ले लीजिए, आप जो है सो कि साइकिल योजना को ले लीजिए, आप जो है सो कि क्या खिचड़ी योजना को ले लीजिए। इस तरह की चीज़ों से लोग एक वोट बैंक क्रिएट होता है। एक पार्ट ये जो पार्टियों का हुआ, दूसरा पार्ट है जो है वो उस उम्मीदवार के चयन में देखते हैं ना, कि आप होता है कि भाई सटीक उम्मीदवार पार्टियों ने चयन नहीं किया इसलिए हार गए। बिहार में चुनाव का 2 ही प्रक्रिया 2-3 मापदंड है। एक कि आपके पास पैसा कितना है, आप कैसा पैसा जनता के बीच बहा सकते हैं। दूसरा है कि आपका सामाजिक दबाव कितना ज़्यादा है। आप क्या उम्मीदवारी होने पे एक गांव में, एक मोहल्ले में आपके लोगों का दबाव कितना है, जिस दबाव के ज़रिए जो लोग नागरिक हो भी चुके हैं। पहले पार्ट में लोग प्रजा हैं, पहले पार्ट में प्रजा हैं, दूसरे पार्ट में लोग नागरिक हैं। नागरिक को दबाव में लेके वो एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, जिससे वो अपनी जन भावनाओं को फैलाते नहीं हैं चुनाव के दरमियान, और कुंठित होकर अपनी बात को अपने तक रखकर और अपनी एक वोट दे भी दे मगर समाज को जागृत नहीं कर पाते हैं। तीसरा पार्ट है उस नेता का डर, समाज में वो कितने लोगों को डरा के रखे हैं, उससे एक वोट बैंक क्रिएट होता है। तो ये जो कॉकटेल है ना पार्टियों का और नेताओं का, ये दोनों मिलके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नाखुश लोगों से भी वोट लेके और फिर जो है सो वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। बिहार में यही 35 सालों से चल रहा है। हम लोग इसी के विरुद्ध में जनसुराजी कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं सर। और सवाल यह है कि भाजपा, आरजेडी, जदयू जैसी तमाम पार्टियां हैं विपक्ष की बिहार में, वो अब प्रशांत किशोर पे खुलकर बैटिंग कर रही है, और उनका कहना है कि अब प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीतिक दबाव में आ चुके हैं और जातीय समीकरण में बंध चुके हैं। तो ये क्या प्रशांत सही में जातीय समीकरण में बंध गए हैं? क्योंकि वो SC/ST समुदाय से पहला अध्यक्ष को नियुक्त किया है उन्होंने। अब देख लीजिए, मैं थोड़ा एक प्रश्न का लंबा उत्तर दूंगा, ठीक है? क्योंकि आप देख लीजिए, आप किसी कार्य को करने चलेंगे ना, वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, तो समाज में 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला चरण है कि आपको इग्नोरेंस करेगा लोग, ठीक है? दूसरा है कि आपको थोड़ा ह्यूमिलिएट करेगा। तीसरा चरण है कि वो आपको लड़ने की स्थिति में आ जाएगा। तो प्रशांत के कार्यों से 2 सालों में 2 चरण हम लोग पार कर गए हैं। 2 अक्टूबर की पार्टी की स्थापना के बाद अब हमसे लोग लड़ने की स्थिति में हैं। सारे नेताओं ने अपना मुंह खोल दिया है, सारे मीडियाओं ने जो अपना अपना किसी दल के प्रति समर्पित है, वो प्रशांत के विरोध वाली बातों को खड़ा कर रहे हैं। उसी में एक ये जातीय वाली बात है कि आपने क्यों मनोज भारती जैसे लोगों को जातीय आधार पे दिया। प्रशांत का एकदम क्लियर कट मतलब कहना है कि जाति सच्चाई है,
मैं अगर कुमार गुड्डू हूँ, तो मैं भी किसी जाति से हूँ और मैं काबिल हूँ, उसके बावजूद भी मैं किसी जाति से हूँ। तो दोनों पार्टियों पहले से जो जातियों की नुमाइंदी होती थी किसी पार्टी दल में, वो एक आधार होता था कि वो कितना चापलूस हों, कितने वो अपनी बातों पे प्रखरता नहीं रखते हों। मगर प्रशांत उलट इस बात को कह रहे हैं कि हम समाज के उस 100 चुनिंदा लोगों को बाहर लाएंगे जो हैं तो दलित समाज से, मगर उस दलित समाज में भी काबिल व्यक्ति हैं, और उस काबिल व्यक्ति में से एक व्यक्ति को मैंने चुन के ला के दलित समाज से मैंने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब उनके क्वालिफिकेशन को आप देख लीजिए, उनके जीवन के कार्यों को देख लीजिए। जो 4 देश के राजदूत रहे हो, IIT से पढ़े हो, IIM टेक किए हों, IFS किए हों, तो इस तरह के फिगर्स को जब तक आप पॉलिसी मेकर्स टीम में नहीं लाओगे, प्रशांत का उद्देश्य यही है कि जातीय आधार पे जो बिहार में वोट मिलता है उसकी नुमाइंदगी करने के भी करेंगे, मगर उस जाति समूह से बेहतर व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को अगर वो पॉलिसी मेकिंग कंडीशन में आएंगे तो जो देश का राजदूत रहा हो उसको अगर बिहार की पॉलिसी बनाने के लिए दिया जाए, जो IIT से पढ़ा हो, जो नेतरहाट जैसे स्कूल से पढ़ा हो, जिसका अनुभव 7 साल का रहा हो, और बिहार में नेतरहाट जैसे सैकड़ों 533 प्रखंड शायद हैं, 34 प्रखंड है, उसमें जब हमारी सरकार आएगी और वो नेतरहाट के स्कूल के तर्ज के जब मॉडल हम लोग क्रिएट करेंगे, तो अब बताइए मनोज भारती जी का योगदान कितना बड़ा होगा, क्योंकि वो जीवन को जिए हैं और उस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए फिर वो लिटरली गवर्नमेंट के अडॉप्टेड मेंबर रहेंगे। तो अब बताइए, हम लोगों का सोच है कि एक वैसा मापदंड खड़ा करें जो अद्भुत हो, अविश्वसनीय हो और विश्व स्तर का हो। तो इसके लिए तो योग्य लोगों को आगे लाना पड़ेगा, मगर जाति भी सच है तो उसी जाति से देते हैं बढ़िया उम्मीदवार को, बढ़िया व्यक्ति को। मेरा अगला सवाल है, क्या बिहार की विकास की राजनीतिक हत्या हुई है? एक तो मैंने विक्रम की हत्या पर पूछा है, लेकिन बिहार की विकास की राजनीतिक हत्या हुई है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, बताते हैं। अगर मुझे प्यास लगी है और आप कितना सुंदर खाना खिला दीजिए मुझे, तो मेरी प्यास तो नहीं मिटेगी। उसी तरह बिहार के साथ हुआ है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, और जब आप 1952 से लेकर और 1964 के कालखंड को देखेंगे और उसके पहले भी कालखंड को देखेंगे, जब टाटा जमदेव जी बिहार में ही कारखाना लगा रहे थे 1912 में, तो देख लीजिए कि उन्होंने कारखाना कहाँ लगाया, जहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध थे उसके लिए। जहाँ पे बिहार में चीनी मिल 32-34 कहाँ लगे, जहाँ पे खेती बेहतर होता था, जहाँ ईख की खेती बढ़िया होती थी, जहाँ जूट का बढ़िया खेती होता था, वहाँ जूट का फैक्ट्री आपका बरौनी में लगा। तो कृषि आधारित व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए व्यावसायिक तौर पे उसको इस तरह से जोड़ा गया कि कृषि भी अव्वल हो और उद्योग भी चले। मगर बाद के कालखंडों में देख लीजिए कि कृषि आधारित चीज़ों से हटा के आपको एक दूसरे तरह के सेगमेंट में यहाँ की सरकारों ने आपको ले गया, और विकास एक उद्योग लगा देने से 1500 लोगों का मतलब नौकरी लगने से विकास नहीं कहा जाता है। विकास का मॉडल फेल है। वो गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी जाके देख लीजिए, वहाँ भी कृषि को प्रमोट किया गया। अब कृषि से जुड़े हुए चीज़ों को देखिए। मैं करनाल गया था 10 दिन पहले, मैं देखने गया था कि वर्ल्ड स्तरीय सब्जी की खेती इजराइल टेक्निक पे भारत सरकार, वहाँ के हरियाणा सरकार मिला के एक एक्सीलेंस सेंटर खोली है। वहाँ वर्ल्ड स्तरीय टेक्निक के जरिए कृषि का विकास हो रहा है। बताइए, सैकड़ों एकड़ जमीन जो है ना, हमारे यहाँ 65 बीघा जमीन है विक्रम में कृषि फॉर्म के नाम पे। उस तरह की व्यवस्था वहाँ क्यों नहीं खड़ा कर पाई सरकार? तो सरकार विकास चाहती नहीं है। सरकार शिक्षा को कितने नीचे ले गई आप देख लीजिए। जो 200-2500 रुपये में पहली बार शिक्षक की बहाली हुई थी, उसको फिर 3000, 3500, 4000। उस समय भी एक मजदूर की मजदूरी थी 300 रुपये, मतलब वो 900 रुपये एक मजदूर कमा रहा था और एक टीचर को 2500 और 3000 दिया जा रहा था। बताइए, सरकार उस मापदंड को फुलफिल कर रही थी। जो योग्य शिक्षक प्राप्त हो
उनसे। वो तो सिर्फ वोट बैंक के जरिए वे कैसे लोगों को खोज रही थी जो उसी गांव का हो और मेरे दिए हुए नौकरी से वो उपकृत होकर फिर बाद के चुनाव में मुझे वो मदद करे। तो सरकार शिक्षा को तो बढ़ावा देना नहीं चाह रही थी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सारे मापदंड को जब बंद कर दिया गया तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया? एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ और किसी भी नेता से आप पूछ लीजिएगा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आपके यहाँ सेज खेती की सब्जी की खेती आज भी अव्वल दर्जे की होती है। बिल्कुल होती है। आपके यहाँ लीची अव्वल दर्जे की होती है। हाँ। आपके यहाँ मतलब मक्का बहुत अव्वल दर्जे की होती है। बताइए, जिस राज्य में जो राज्य आज डेवलप है वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, वहाँ एयर कार्गो की सुविधा है। आपने किसी भी नेता से सुना है, पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, कि हमारे यहाँ के सब्जियों को भी दुबई पहुँचाने के लिए एयर कार्गो की व्यवस्था कराई जाए? ये सारे लोग मिले हुए हैं और बिहार को सिर्फ मजदूर प्रदेश के तौर पे बना के रखना चाहते हैं। यहाँ अनपढ़ लोगों की तादाद बढ़ा के रखना चाहते हैं। जो समझदार व्यक्ति हैं वो पढ़ लिख के आईटी सेक्टर में दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं। उनकी व्यस्तता इतनी है कि बिहार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। तो बिहार का युवा 60 से 70% बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में भाग ही नहीं ले पा रहा है और ये षड्यंत्र है। मैं इसको षड्यंत्र कहता हूँ, क्योंकि जब वो लोग भाग लेने लगेंगे इन लोगों का सारे का दुकान बंद हो जाएगा। अब प्रशांत का सारा मोबिलाइजेशन उसी तरफ है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना? और क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ये जो राजनीतिक परिस्थिति है बिहार की उसको तोड़ पाएंगे? संक्षेप में एकदम समझा देते हैं। जो पहले मैंने सेगमेंट पे कहा कि पार्टियों का काम है धर्म, जाति और प्रलोभन के हिसाब से लोगों को तोड़ना, प्रशांत लगभग 80% इन चीज़ों को तोड़ चुके हैं समाज में, ठीक है? सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट पे उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं किसी भी अपराधी चरित्र वाले व्यक्ति को अपना पार्टी का कैंडिडेट नहीं बनाऊंगा। तो इससे एक साफ संकेत जाता है कि समाज के अच्छे लोग वहाँ उनके उम्मीदवार होंगे और जब बुरे लोग उम्मीदवार होके आएंगे, पैसा, दबाव और डर उनका तभी काम करता था जब इधर का एक पार्ट जो था ना, जो पार्टियों ने क्रिएट करके वोट बैंक क्रिएट करके प्रजा बना के रखा था ना, वो को उसको तो अब प्रशांत नागरिक बना दिए हैं। तो ये दूसरा पार्ट उनका काम नहीं करेगा। तो 100% प्रशांत जिस दम्भ से, दम्भ ने उसको दम्भ नहीं कहिए, वो आत्मविश्वास कहिए। मैं भी उतना पहले नहीं बोल पाता था, मगर मैं बदलते प्रशांत के चरित्र और व्यवस्था को मैंने शुरू से 2022 के अक्टूबर से 2 अक्टूबर 2022 से और अभी तक देखा हूँ। लोगों के बीच में अब जाता हूँ, नवयुवक लड़के जबरदस्ती मुझे अपना सदस्य बनाने की बात कहते हैं, तो लोगों के अंदर वो भावना बदल रही है। हाँ, अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो लास्ट मोमेंट का 3 डेज है, हम लोग 500 मतलब 5 साल के बकिए 3 दिन छोड़ के सारे चीज़ों में हम लोगों को समझाने में सक्षम हो गए हैं। उनको अपने बच्चे के मुंह देखकर वोट देने के लिए मन में तैयारी उनकी करवा दिया है। मगर लास्ट के मोमेंट में अब तो चुनाव ही बताएगा कि हम लोग क्या कर पाएंगे। प्रशांत कहते हैं कि 130-31 आया तो हम समझेंगे कि मेरी हार है। वो इसलिए कहते हैं कि बदलेगा तो सब बदलेगा। मेरा जो नैरेटिव है वो विक्रम के लिए भी काम करेगा, तो पालीगंज के लिए भी काम करेगा, दानापुर के लिए भी काम करेगा, मनेर के लिए भी काम करेगा। लोग को एक खांचे में बना के रख दिया गया है, वो खांचा अब सब समान होता जा रहा है। इतनी पानी भर गई है कि उस खांचा अब दिखाई नहीं देता है। बदलाव होगा, निश्चिंत रहिए। और ये बिहार के आने वाले सुंदर भविष्य के लिए संघर्ष व्यक्तियों का योगदान रहेगा। जैसे जेपी सेनानी हुए थे ना, जैसे महात्मा गांधी के टाइम पे स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, इस वक्त में जो कंधा लगा रहे हैं वो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो अभी आप सुन रहे थे कुमार गुड्डू को। इन्होंने बखूबी बिहार की राजनीति पर, प्रशांत किशोर की भूमिका पर और विक्रम की वास्तविकता पर खुलकर बात की। चंद शब्दों में इन्होंने बहुत कुछ कहा। मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमें इम्पैक्ट लाइव के लिए समय दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया गया, और इम्पैक्ट लाइव को मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।